गुड इवनिंग बच्चों। हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमने अपना एक नया अध्याय शुरू करना है। ये 4 लिखकर मैंने इसलिए काटा है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने नाम चेंज कर दिया है, सत्ता के नए केंद्र, और चैप्टर नंबर 3 आ गया है। तो हम ये जितने भी चेंजेस हैं इनको भी याद रखेंगे कि बुक में अध्याय नंबर 4 है, जबकि हमारा तीसरा चैप्टर बनता है सत्ता के नए केंद्र। क्योंकि तीसरा चैप्टर जो आपकी बुक में है वो डिलीटेड है, उसका कुछ पार्ट जो आना है वो मैंने आपको अमेरिका के जो युद्ध थे वो सब उसमें प्रथम खाड़ी युद्ध हो गया, और ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए हैं। तो अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। संगठन, सत्ता के नए केंद्र है ना, तो ये कौन कौन से नए केंद्र हैं? वो हैं यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क के बारे में पढ़ेंगे जिसको दक्षेस भी कहते हैं, और हम ब्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म अगर मैं पूरा लिखूं इंग्लिश में BRICS। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में भी हमने पढ़ना है। साथ ही इसमें कुछ राष्ट्रों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे रूस के बारे में, चीन के बारे में, इजराइल और भारत के बारे में। ठीक है, तो लेकिन अभी आज के वीडियो में मैं आपके साथ यूरोपीय संघ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको यूरोपीय यूनियन भी कहते हैं, EU। अगर आप ये कहीं देखो लिखा हुआ EU, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। तो इसके बारे में आज हम शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ पेज नंबर 1। दिस इज ओके। यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है। आपको पता है आपकी बुक में है ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अध्याय 4, जिसको काटकर मैंने यहाँ 3 कर दिया है और वैकल्पिक काट के नए कर दिया है। इसके साथ ही हम अगर यहाँ देखें तो हमारा इधर एक सेकंड बच्चों, ये आ गया यूरोपीय संघ। ठीक है, इसमें अगर आप बुक से रीडिंग करोगे तो ये सारा पढ़ोगे। साथ ही आप इसमें ये नीचे देख रहे हो, ये मैप दिखाया गया है। इसमें यूरोपीय संघ का झंडा है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। ये इसके 12 सितारे हैं, नीचे ब्लू कलर है, ये गोल्डन 12 सितारे बने हुए, इनका क्या मतलब होता है ये भी हमने डिस्कस करना है। साथ ही अगर हम जाएं इस मैप की तरफ, जो आपकी बुक में अगले पेज पर दिया हुआ है, ये वाला मैप, यूरोपीय संघ का मानचित्र आपको दिख रहा होगा। यूरोपीय संघ का मानचित्र जो ब्लू से है, ये सारे हैं आपके पुराने सदस्य, और ये जो रेड वाले हैं ये हैं नए सदस्य जो इसके अंदर ऐड हुए हैं। किसके अंदर? यूरोपीय संघ के अंदर। तो अब हम इसको शुरू करते हैं इस टॉपिक के अंदर कि अगर हमें यूरोपीय संघ को हम इस तरह से कर लेंगे आज कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए, शॉर्ट में आए, MCQ में आए या फिर लॉन्ग में आए, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो अगर आपने इस सबको समझ लिया तो। इसको समझने के लिए अब आप देखो, आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा सब बच्चों को, तो हम देख लेते हैं यहाँ यूरोपीय संघ, जो मैंने आपको बताया अभी EU भी कहते हैं इसको, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना सबसे पहले हम याद रखेंगे फरवरी 1992 यानी फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ बन गया था। तो आपको ये ईयर हर किसी के याद रखने हैं। नाटो, ये जितने भी सैन्य संगठन बने थे, नाटो हो गया आपका, सेंटो, सिएटो और वार्सा पैक्ट, इन सब के ईयर याद रखना। संधियां हुई जो सारी परमाणु से रिलेटेड, परमाणु अप्रसार संधि, इन सब का याद रखना। बहुत कुछ है याद रखने के लिए, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब याद होता जाएगा। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना, 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा यही रेडी हो जाता है अगर आप इसको याद रख लेते हो तो। अब यूरोपीय संघ ऐसे ही नहीं बन गया 1992 में, हमें यहाँ इसकी पूरी कहानी, ये पूरी कहानी जो मैंने लिखी है इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे अलग अलग चरणों से, अलग अलग स्टेप से जाकर निकला और यूरोपीय संघ बनकर सामने आया। ठीक है, यूरोपीय संघ को बनने में कई प्रक्रियाओं से, कई स्टेप्स में से होकर गुजरना पड़ा। ठीक है, पहला स्टेप आता है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध।
हम 92 तक पहुंच गए। आपको पता है 1991 में आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ये उसके बाद जाके बना था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, जो हुआ था 1945 में। ठीक है, उसके कारण यूरोपीय क्षेत्र में बहुत बड़ी जन और धन की हानि हो गई थी, ये तो सबको पता है। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप आर्थिक नीति के आधार पर, यूरोप की आर्थिक नीति के आधार पर दो गुटों में पूरा जो विश्व था वो विभाजित हो गया था। विश्व, ठीक है, विश्व विभाजित हो गया था दो में। आपको पता है वो हम पढ़ते आए हैं कि दो महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की, यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं, यूरोप में बना था। तो जो यूरोप था वो भी दो हिस्सों में बट गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। ठीक है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। अब जो पूर्वी था, आपको पता है कि जैसे अगर हम वर्ल्ड का भी मैप लेते हैं, जो पूर्वी हिस्सा था वो सोवियत संघ का था, समाजवादी था। इधर पश्चिमी हिस्सा जो अमेरिका की तरफ था वो सारा पूंजीवादी था। तो इसी तरह जब यूरोप के दो हिस्से हुए, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप, तो पूर्वी था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वहां पर, और पश्चिमी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। तो ये दो स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय संघ जो 1992 में बना, वो किन किन चरणों से होकर गुजरा, क्या क्या चीज हुई। पहले द्वितीय विश्व युद्ध में जनधन की हानि हो गई थी, उसमें आर्थिक, जो यूरोप की आर्थिक नीति चल रही थी यूरोप में, वो दो हिस्सों में थी। जो पूर्वी यूरोप था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे, पश्चिमी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाता था। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद करने के लिए अमेरिका आगे आता है। अब जब देखा उसने कि ये जो पश्चिमी यूरोप जो मेरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए है, उसकी तो आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है, तो उनकी मदद करने के लिए वो आगे आता है और एक मार्शल मार्शल योजना बनाता है। क्योंकि एक व्यक्ति है मार्शल जो अमेरिका में फाइनेंस के थे, तो उन्होंने एक योजना बनाई, तो वही योजना उन्हीं के नाम पर फेमस हो गई, मार्शल योजना। वो क्या है योजना? पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद करने के लिए, यहाँ हम चलेंगे, पश्चिमी यूरोप की जो देश थे पश्चिमी यूरोप के, उनकी आर्थिक मदद करनी है, आर्थिक नीति बनाने जा रहे हैं। ये मदद करने के लिए जो नीति अपनाई गई वह मार्शल योजना कहलाई। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अगर थोड़ा सा और देखें कि मार्शल योजना क्या है, तो हम यहाँ ये देखते हैं, मार्शल योजना क्या है। इस पे एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है आपका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए अमेरिका द्वारा जो योजना लागू की गई उसे मार्शल योजना कहते हैं। फिर से देखेंगे हम इस डेफिनेशन को। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में हुआ था के पश्चात यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए अमेरिका द्वारा अभी एक एक नंबर के क्वेश्चन रेडी होते हैं, किस लिए, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा वो, किसने की थी, अमेरिका ने, क्या था वो, यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन था आपका। तो जो योजना लागू की गई उसे मार्शल योजना कहते हैं। ये डायरेक्ट भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और इसके अंदर से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन निकल आते हैं। इसके बाद हम फिर आते हैं अपने पुराने टॉपिक पर कि यूरोपीय संघ बनकर सामने कैसे आया, किन किन चरणों से वो निकला। ठीक, उस मार्शल योजना तक हो गया कि मार्शल योजना बनाई गई। अब मार्शल योजना के तहत, आई थिंक आपको क्लियर होगा, मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। अब ये जितने भी संगठनों के नाम आएंगे ना बेटा, इनको याद रखते जाना, क्योंकि यही आप स्टेप वाइज लिख पाओगे। ईयर याद रखना है और क्या बना था ये याद रखना है आपको। सबसे पहले मार्शल योजना, द्वितीय विश्व युद्ध
जनधन की हानि हो गई, अमेरिका आगे आया, मार्शल योजना आई। मार्शल योजना क्या थी? उनकी आर्थिक मदद करने की नीति बनाई गई थी। अब वो मार्शल योजना के तहत 48 में, कब आई थी ये? 48 में, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। आर्थिक सहायता की गई, किसकी? पश्चिमी यूरोपीय देशों की। फिर अगला पॉइंट आता है आर्थिक के साथ शांति की स्थापना। अर्थ से तो कर दी उनकी, ये नीति बना दी हमने, और एक ये संगठन बना दिया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय संघ पहले यूरोपीय संघ नहीं था, वो 92 में यूरोपीय संघ बना है। सबसे पहले वो मार्शल नीति के अंदर, मार्शल योजना के तहत क्या बना था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। कब बना था? 1948 में। क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ रेडी है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब बना? आप सोचोगे ये कौन सा संगठन आ गया, हमने तो यूरोपीय संघ पढ़ा था। जी नहीं, यूरोपीय संघ बनने से पहले वो 48 में मार्शल योजना के तहत क्या था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। अब तीनों में से कोई भी चीज पूछी जाए आप आंसर लिख सकते हो। आर्थिक के साथ अब अर्थव्यवस्था की तो हेल्प हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब शांति की भी स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। 48 में ये सहयोग संगठन बन गया, 49 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। इसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना था। आर्थिक तो हो ही रहा था, अब राजनीतिक सहयोग किसके द्वारा बढ़ाया गया? 49 में यूरोपीय परिषद का निर्माण करके, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। इसी के आगे अगर हम बढ़े और तो 1951, बेटा ये स्टेप वाइज याद रखना। 48 मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, 49 में यूरोपीय परिषद। फिर आगे चलते हैं 1951 में। 51 में पेरिस की संधि हुई थी, यानी पेरिस में जाकर संधि हुई थी, तो इसलिए पेरिस की संधि बन गई वो। उसमें क्या था? 6 देश थे। अब कौन कौन से थे? फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी। यहाँ पे ध्यान देना, पश्चिमी क्यों नाम लगा है जर्मनी के आगे? क्योंकि जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, है ना, याद है ना आपको। और ये दीवार बन गई थी जो 61 में, टूटी कब थी? 89 में। तो अभी हम तो बात कर रहे हैं आपकी 51 की। तो 51 में पश्चिमी जर्मनी अलग है, पूर्वी जर्मनी अलग है। तो हम 6 देश की बात कर रहे हैं, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इन 6 देशों ने मिलकर यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय बनाया। इन 6 राष्ट्रों ने मिलकर यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय बनाया। फिर इसके बाद पेरिस की संधि 51 में हो गई। फिर आती है रोम की संधि 57 में। अब ये रोम में हुई, ठीक है, इटली में जो रोम है, तो रोम की संधि कहलाई ये। अब ये क्या है? इन्हीं 6 देशों ने, जिन्होंने 51 में पेरिस की संधि की थी, वही रोम की संधि में भी 6 देश आगे आए। नाम दोबारा बताऊं उनके, आप याद रखोगे, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC भी कहते हैं जिसको, उसकी स्थापना की रोम की संधि में। अब ये क्वेश्चन आता है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय कौन सी संधि के अंतर्गत बना? तो रोम की संधि। रोम की संधि कब हुई? 1957 में हुई, ठीक है। और 1957 में रोम की संधि में क्या बना था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना था। राजनीतिक सहयोग को भी इस संधि से बढ़ावा मिला था। और 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन कब रोम कब आर्थिक समुदाय में शामिल हुए? यूरोपीय आर्थिक समुदाय में डेनमार्क कब शामिल हुआ? 73 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में आयरलैंड कब शामिल हुआ? 73 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन कब शामिल हुआ? 73 में। यहाँ पर ये थोड़ा मैं अभी कह रही हूँ, ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन आर्थिक समुदाय में कब शामिल हुआ? क्यों? ये अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन पे मैं स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ, ब्रिटेन क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है, मैप में आ जाते हैं भरने के लिए, डेनमार्क और आयरलैंड। तो ये 73 में ब्रिटेन, याद रखना कि इसने यूरोपीय आर्थिक समुदाय को ज्वाइन किया था।
और यहाँ पर मैं फिर आगे जब जाऊंगी तो पूछूंगी कि ब्रिटेन ने इसको कब ज्वाइन किया था, तो आप याद रखना 1973 में ज्वाइन किया था। इसके बाद हम चलते हैं जून 79, जून 1979 में यूरोपीय संसद का गठन किया गया। अब हम स्टेप वाइज अगर हम देखें ऊपर से फिर से 48 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, साथ साथ याद करते जाना बच्चों, आर्थिक के साथ शांति की स्थापना करनी थी तो 49 में यूरोपीय परिषद का निर्माण, इसी के साथ 51 में पेरिस की संधि जिसमें 6 देश आगे आए थे, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन्होंने क्या बनाया था, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय। फिर 57 में रोम की संधि हुई थी। 73 में ये जो थे आपके डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन, ये इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनके सदस्य बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं 79 की। अब 79 में 1979 में यूरोपीय संसद का गठन हुआ। फिर यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी है, यूरोपीय संसद कब बना, 1979 में। फिर बात करते हैं हम जर्मनी 1981 की। 79 से हम आ गए 81 पे। यूनान, जिसको ग्रीस कहते हैं, ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बन जाता है। यूनान जो है वो अब इसको ज्वाइन कर लेता है 81 में। ब्रिटेन की हमने बात की थी, आयरलैंड और डेनमार्क भी 73 में इसको ज्वाइन करते हैं, साथ ही अब ग्रीस। ये सारे सदस्य देश भी याद रखते जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नाम बताओ। ठीक है, तो ये साथ साथ जितने सदस्य देश ऊपर 6 आए थे, फिर ये 3 ये भी आ गए आपके पास, फिर एक यूनान, ग्रीस भी आ गया आपके पास, तो ये नामों की लिस्ट भी रेडी रखना। 1981 में यूनान ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य ये भी बन जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं 85 की। 85 में शंगेन संधि, शांगेन कह लो या शंगेन संधि कह लो, शंगेन संधि, इसके द्वारा यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया गया। सीमा नियंत्रण क्या समाप्त किया गया, अब जितने भी यूरोपीय समुदाय के सदस्य देश थे उनके बीच में 85 में एक संधि की गई, 85 में शांगेन संधि की गई, जिसके द्वारा इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी कंट्रीज यूरोपीय संघ की हैं या यूरोपीय समुदाय को ज्वाइन किए हुए हैं, उनमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उस कंट्री से वीजा लगवाना पड़ता है, जो कि इन कंट्रीज में एक दूसरे में आने जाने में नहीं लगेगा। मतलब कोई भी फ्रीली इधर से उधर इन कंट्रीज में घूम सकता है, आ जा सकता है, जिससे कि इनका व्यापार भी बढ़ेगा। तो इन्होंने सीमा नियंत्रण, जिसको नाम दिया सीमा नियंत्रण, समाप्त कर दिया गया। कौन सी संधि में, अब ये सीमा नियंत्रण याद रखना, बॉर्डर खत्म कर दिया, बिना वीजा के आ जा सकते हैं, ये वाली नीति अपना ली थी इन्होंने। और 85 में शांगेन संधि के अंतर्गत। ठीक है, फिर 86 की बात करें अगर, अगले ही साल में स्पेन और पुर्तगाल, देखो कंट्रीज के नाम जोड़ते जाना, भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो जाते हैं। 86 में स्पेन भी आ जाता है, पुर्तगाल भी इसको ज्वाइन कर लेता है। फिर 1990 में हमें पता है कि जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, पूर्वी और पश्चिमी जो जर्मनी है वो मिल जाते हैं, और पूरा 89 में वॉल टूटी थी ना, याद होगा आपको, बर्लिन की जो दीवार मैंने बताई थी कि 89 में टूटी थी, बट 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। और फरवरी 1992 में, ये वही फरवरी 1992 जो हम यहाँ बात कर रहे थे, यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। कौन सी संधि के अंतर्गत होती है, मास्ट्रिस्ट संधि। मास्ट्रिस्ट संधि याद रखोगे नाम। फरवरी 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया जाता है। फरवरी 1992 में कौन सी संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का संगठन किया जाता है या गठन किया जाता है, या संगठन की जगह गठन कर लो, यूरोपीय संघ का गठन किया जाता है, मास्ट्रिस्ट संधि। यहाँ पर हमने 2 पढ़ी, मार्शल योजना भी पढ़ी जिसके तहत ये यूरोपीय संघ बनना शुरू हुआ था, और दूसरा मास्ट्रिस्ट संधि पर आकर ये 1992 में यूरोपीय संघ बन जाता है। बीच का हमने ये सारे स्टेप, इसके चरण हमने पढ़ लिए, जितने भी ये चरण आ रहे हैं ईयर वाइज इनको याद रखोगे। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं, पॉइंट्स अभी इसके और हैं। हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय संघ कैसे बना है ना, 1992 में ये कैसे सामने निकल कर आया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है,
राष्ट्रगान है और मुद्रा है। यूरोपीय संघ का अपना एक जो संघ बन गया देशों का, इन्होंने अपना एक झंडा अलग से बना लिया। नहीं तो हर देश का होता है ना अपना झंडा, अपना गान, तो ये जितने भी देश मिले थे इन्होंने अपना एक झंडा अलग से बना लिया। यूरोपीय संघ का राष्ट्रगान बना लिया, जैसे हमारा कौन सा है राष्ट्रगान, जन गण मन अधिनायक है ना, तो ये इन्होंने राष्ट्रगान भी बना लिया। और मुद्रा, मुद्रा मतलब अपना, जैसे हमारे यहाँ रुपए चलते हैं, इन्होंने रखा यूरो। क्या रखा? यूरो। ठीक है। अब झंडे के बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें तो सोने के रंग के 12 सितारे हैं, 12। इस झंडे के अंदर ब्लू कलर का बेस है, नीचे नीले रंग का बेस है, उसके ऊपर गोल्डन, सोने के रंग के यानी गोल्डन कलर के 12 सितारे बने हैं, जो यूरोप के लोगों की एकता व मेल मिलाप का प्रतीक है। इस लाइन को याद रखोगे कि जो वो 12 है सितारे बने हुए हैं, वो क्या है, किस चीज का प्रतीक है? यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। पीछे नीला रंग किया हुआ है बैकग्राउंड में, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा और देख लें बुक में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो इधर चलते हैं हम, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये बैकग्राउंड में ब्लू कलर है, ये गोल्डन कलर के सितारे 12 बने हुए हैं। कितने अकाउंटिंग में? 12। अब इन्होंने ये 12 ही क्यों रखे हैं, ये भी देखना बनता है हमारा कि 12 ही क्यों, 12 ही सितारे इसलिए, एक मिनट, 12 ही सितारे इसलिए लिए गए झंडे में क्योंकि 12 की संख्या, ये जो 12 की संख्या है, वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। 12 सितारे इसलिए लिए गए हैं झंडे में क्योंकि 12 की संख्या जो है वहां पर यूरोप में अच्छी मानी जाती है, पूर्णता लाती है, पूरापन लाती है, पूर्णता, समग्रता लाती है, आगे की ओर बढ़ाती है, और एकता का प्रतीक मानी जाती है 12 की संख्या। इसलिए इन्होंने अपने झंडे में 12 सोने के सितारे रख दिए हैं। अब मुद्रा की बात करें तो मुद्रा यहाँ पर यूरो है, और ये कब अपनाई गई? वहां पर जनवरी 2002 में इसको यूरो को अपनाया गया। यानी सबने मान लिया कि, सबने तो नहीं कहूंगी क्योंकि जितने सदस्य देश थे सबने नहीं माना था। जैसे ब्रिटेन ने नहीं माना था कि हम यूरो मानेंगे, उनकी अपनी करेंसी है, तो यूरो को कई देशों ने, यूरोपीय संघ के कई देशों ने मान लिया, 2002 में अपना लिया था। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है यहाँ पर कि मुद्रा जो यूरो है वो यूरोपीय संघ में कब अपनाई गई? जनवरी 2002 में। अब क्वेश्चन बनता है हमारा अगला, 2003 में हम बात कर रहे हैं यूरोपीय संघ कैसे बना, इसका गठन कैसे हुआ। हमने सारे स्टेप्स पढ़ते जा रहे हैं हम कि मार्शल योजना आई, फिर 48 में मार्शल योजना के आने से क्या हुआ, कौन सा संगठन बना, फिर 49 में क्या हुआ, 51 में क्या हुआ, 57 में क्या हुआ, रोम की संधि, पेरिस की संधि, ये सारे आप पढ़ते जा रहे हो और इन सबको याद भी रखोगे। ठीक है। सन 2003 में यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने का प्रयास किया गया। इसको भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी एक डायग्राम दिखाऊंगी मैं, एक फोटो दिखाऊंगी आपको, आप ही की बुक में बनी हुई है। 2003 में यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने का, संविधान बनाया इन्होंने कहा, हमने अपना झंडा बना लिया, राष्ट्रगान बना लिया, मुद्रा बना ली, अब एक अपना संविधान भी बना लेते हैं। लेकिन वो कोशिश इनकी असफल हो गई, यानी ये सफल नहीं हो पाए अपनी संविधान बनाने की नीति को लेकर। और ये कब की बात है? 2003 की बात है। अगर पूछा जाए यूरोपीय संघ का संविधान बनाने की बात कब हुई थी, तो 2003 में हुई थी, जो असफल हो गई थी, यानी इनका नहीं बना था। अन्य देशों के साथ संबंध बनाना, अब जैसे संविधान में नहीं तो लिखा जाता हम दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रखेंगे, सब कुछ लिखा जाता है संविधान में, अपनी नीतियां, अपने रूल्स रेगुलेशन सब लिखा जाता है। तो अन्य देशों के साथ वो संबंध बनाने के मामले में यूरोपीय संघ ने एक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति बना ली कि हमने दूसरे देशों के साथ किस तरह के संबंध रखने हैं। वो विदेश नीति भी बना ली इसने, अपनी सुरक्षा नीति, अपनी रक्षा कैसे करनी है वो भी बना ली, लेकिन पूरा संविधान नहीं बना पाई ये सन 2003 में। इसके बाद हम आते हैं सन 2008 में, बुल्गारिया और रोमानिया। अब इन्होंने भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए, ये भी। ठीक है। अब देखते जा रहे हो कैसे कंट्रीज जुड़ती जा रही हैं इसके साथ। अभी हमने पीछे 6 देश किए थे, उसके बाद ब्रिटेन, डेनमार्क भी किया था, आयरलैंड भी जुड़ा था। फिर हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर देखें, ग्रीस भी जुड़ गया था, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन भी जुड़ गया था हमारा, है ना, और यहाँ पर ये ग्रीस भी जुड़ गया था। ठीक। अब इसी के साथ हम देखते हैं बुल्गारिया और रोमानिया भी यूरोपीय संघ में जुड़ गए थे 2008 में। ये चीजें याद रखोगे, ये मैप के क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके। फिर
20 फरवरी 2016 को ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराया। अब ये देखो, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होना है। अब जब बात अलग की करते हैं तो हम बात यहाँ पर जुड़ने की भी करते हैं। ये जुड़ा कब था? जब मैंने आपको कहा था कि याद रखना ये वाली डेट, ब्रिटेन ने ज्वाइन किया था यूरोपीय आर्थिक समुदाय को 1973 में। पढ़ा था ना अभी हमने कि डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन जो थे वो इसमें शामिल हो गए थे। कब? 73 में। 73 में ज्वाइन किया था और 20 फरवरी 2016 को यूरोपीय संघ से अलग होने की बात की इसने, और इसके लिए जनमत संग्रह, जनमत यानी लोगों की राय जानना कि उसके देश के लोग क्या चाहते हैं, हम अलग हो जाएं या ना हो, उससे जुड़े रहें, तो उसके लिए जनमत संग्रह करवाया। और जनमत संग्रह से रिजल्ट आया कि अलग हो जाना चाहिए, और ये तय हुआ कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ की सदस्यता को छोड़ देगा। और फरवरी 2020, ये अभी वाला फरवरी 2020 जो निकल के गया है, में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग, ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया और इसकी सदस्यता को छोड़ दिया। ब्रिटेन ने कभी इसकी मुद्रा यूरो को भी नहीं अपनाया था। अभी मैंने बताया ना यहाँ पर कि इसकी मुद्रा यूरो थी और 2002 में अपनाया गया, तब ब्रिटेन ने इसको नहीं अपनाया था, उसने अपनी करेंसी रखी थी। और शेंगेन नीति जो अभी समझौता किया था उसके अनुसार वीजा मुक्त यात्रा की, वीजा नहीं लगेगा कहीं का भी, जो सदस्य देश हैं वो कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं, आराम से आ जा सकते हैं बिना वीजा के, तो वो भी इसने ब्रिटेन ने नहीं अपनाया था। ना तो शेंगेन समझौते के अंतर्गत वीजा मुक्त यात्रा की भी, बिना वीजा के मेरे देश में आ जाओ, वो भी नहीं अपनाया, उसकी मुद्रा भी नहीं अपनाई थी। और अब 2020 में इसने, 2016 में इसने जनमत संग्रह करा लिया, लोगों की राय पूछ ली, और 20 में इसने इसको छोड़ दिया, जिसको हम ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, ब्रिटेन, सॉरी मैं फिर दिखाती हूँ इधर, BREXIT, ब्रेक्सिट। तो इसमें ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, ये याद रखना। एग्जिट होता है निकल जाना, किसी ग्रुप से बाहर हो जाना, ठीक है। तो ब्रिटेन जो था वो कहां से एग्जिट हुआ था, कहां से निकला था? यूरोपीय संघ से, यूरोपीय संघ से निकल गया था। कब निकला था? फरवरी 2020 में, ठीक है। और जनमत संग्रह कब कराया था? 20 फरवरी 2016 को करवाया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब इसके बाद आते हैं कि ये हमने पूरा आसियान, यूरोपीय संघ पढ़ लिया कि किन किन स्टेप्स में ये निकला और बना, और जो हमें फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ सामने आया, वो किस किस चरण से बाहर निकला। क्या अब हम इसको मान सकते हैं कि ये सत्ता के केंद्र के रूप में बन सकता है या नहीं? इसको हम सत्ता का केंद्र माने? सत्ता का केंद्र का क्या मतलब? कि इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो पूरे विश्व की सत्ता के सामने समक्ष रूप से खड़ा हो सके। एक ऐसा संगठन जैसे अमेरिका है, वो उसका वर्चस्व है, तो क्या कोई एक ऐसा संगठन और है जो सत्ता में आ सकता है, सत्ता के केंद्र में आ सकता है? तो हमने बात की यूरोपीय संघ की। तो अब ऐसा इसमें क्या क्या पॉइंट हमें नजर आए कि ये अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है या सत्ता के केंद्र के रूप में सामने आ सकता है? नए केंद्र पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम यूरोपीय संघ पढ़ रहे हैं, फिर हम आसियान भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम इस पर ही फोकस करते हैं। अब इसके हम तीन पहलुओं में जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि यूरोपीय संघ सत्ता के केंद्र के रूप में बन सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन है। हाँ, बन सकता है। अब हम इसकी सारी अच्छी बातें दिखाना शुरू करेंगे कि कैसे बन सकता है, कितना पावरफुल है ये यूरोपीय संघ, ये दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसकी पावर दिखाएंगे आर्थिक क्षेत्र में, फिर हम दिखाएंगे राजनीतिक क्षेत्र में, फिर हम इसकी पावर दिखाएंगे इसकी सेना के रूप में। यहाँ पर आ जाते हैं तो सैन्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव दिखाएंगे। हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें आर्थिक क्षेत्र, एक मिनट, अगर हम देखें आर्थिक क्षेत्र में कैसे? पहला पॉइंट है आपका, यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो यूरोपीय संघ जो कई देशों को मिलाकर बन गया, कई देशों का मैं फिर यहाँ बता दूं, 28 देशों को मिलाकर बना था, 28 देशों को मिलाकर बना था। लेकिन अब कितने रह गए? एक माइनस हो गया, तो अब 27 देश रह गए।
ये ब्रेक्जिट हो गया ना, ब्रिटेन एग्जिट हो गया, तो एक कंट्री कम हो गई, तो 27 देश। अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाए यूरोपीय संघ में कितने देश हैं अब, तो 27 देश हैं। यूरोपीय संघ जो है ये 27 देशों से मिलाकर जो बना है, ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा यूरो, अमेरिका का डॉलर है, उसके लिए चुनौती बन गई। यानी यूरो ज्यादा महंगी एक वो करेंसी बन गई, अमेरिका का डॉलर उसके लिए चुनौती के रूप में सामने खड़ी हो गई कि इसका डॉलर कम हो गया और ये यूरो ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये उसके लिए, अमेरिका के लिए चुनौती बन गई। तो हम कैसे ना कह दें कि ये सत्ता का केंद्र के रूप में नहीं बन सकता यूरोपीय संघ, है ना। तो अब तीसरा पॉइंट, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी। अगर हम पूरे विश्व के व्यापार को देखते हैं तो विश्व व्यापार में उसकी हिस्सेदारी अमेरिका की हिस्सेदारी का तिगुना है। यानी जितना अमेरिका विश्व में व्यापार करता है उससे 3 गुना ज्यादा इसका यूरोपीय संघ का व्यापार रहता है। तो कितना पावरफुल हो गया ये भी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ का प्रभाव क्या है। पहला पॉइंट, इसके 2 सदस्य, कौन से 2 सदस्य, जो हम 27 या 28 देशों की बात करते हैं उसमें ब्रिटेन और फ्रांस। अब तो ब्रिटेन एग्जिट हो गया, निकल गया है, लेकिन हमें ये पता है कि जब तक था, काफी सालों से था। कब से था, 1973 से था। तो 1973 से लेकर जो 2020 तक ये था, तो तब ये यूरोपीय संघ जो था वो इतना पावरफुल था राजनीतिक क्षेत्र में भी। कैसे, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपको पता है कि 5 जो सदस्य होते हैं वो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, है ना। तो वो स्थायी में तो 2 तो इसी के पास थे, यूरोपीय संघ के पास। इन 5 में जो आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य जो स्थायी होने हैं उसमें से 2 तो यूरोपीय संघ के थे, ब्रिटेन और फ्रांस। अभी ब्रिटेन एग्जिट हो गया तो फ्रांस रह गया, लेकिन पहले तो 2 थे ना। और यूरोपीय संघ के, दूसरा पॉइंट देखें, यूरोपीय संघ के कई देश संयुक्त, और अगर इसमें ये तो परमानेंट, ये स्थायी थे दोनों, ठीक है, स्थायी। और अभी कई सदस्य देश इसके ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी हैं, तो वो भी अपने आप में तो इम्पोर्टेंट बात ये होना। तो कितना पावरफुल हो गया ये यूरोपीय संघ, इसका प्रभाव देख रहे हैं जो हम। अब हम बात कर लेते हैं इसी के राजनीतिक पहलू की ही, कि यूरोपीय संघ ने कुछ अमेरिकी नीतियों पर असर डाला है। मतलब इतना पावरफुल हो गया है कि जो अमेरिका अपनी नीतियां बनाता है उस पर भी इसका असर पड़ जाता है। जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वर्तमान अमेरिकी रुख, कि उसने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका क्या रुख अपनाएगा, थोड़ा डर कर रहेगा, ईरान पर एकदम से हमला नहीं करेगा। तो वो सब यूरोपीय संघ की वजह से कि ये पावरफुल उसको दिख रहा है अमेरिका को। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सेना, कि यूरोपीय संघ के पास सेना का क्या काम है या कितनी पावरफुल है, जो हम कहें कि हाँ सत्ता का केंद्र यूरोपीय संघ बन सकता है। पहला पॉइंट, यूरोपीय संघ का संयुक्त सैन्य बल, कि जितने 28 या 27 जो देश हैं उनकी सेना को अगर हम मिलाकर संयुक्त इनका सैन्य बल देखें तो वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। सबसे बड़ी सेना है यूरोपीय संघ की। यानी पहली तो वही अमेरिका की हो गई, दूसरी बड़ी इसकी, सारों की मिलाकर अगर हम देखा जाए तो दूसरे नंबर पर इसकी सेना आ जाती है। तो मतलब पावरफुल तो है ये। रक्षा पर इसका कुल खर्च अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। जो अमेरिका है वो अपना रक्षा बजट उसका बहुत ज्यादा है, अपनी उसकी जितनी देश की इनकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने रक्षा बजट पर लगाता है, और लगाएगा भी, क्योंकि वर्चस्व है उसका, उसको अपने आप को बचा के भी तो रखना है कि वर्चस्व देखते हुए कोई और देश मिलकर उसके ऊपर हमला ना कर दें, और अपना रोब दिखाने के लिए उसको हथियार भी बनाने पड़ेंगे और अपनी सेना को भी मजबूत रखना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पर किसकी आती है, यूरोपीय संघ की आती है। रक्षा पर जितना खर्च करता है यूरोपीय संघ वो दूसरे नंबर पे आ जाता है, पहले नंबर पे अमेरिका का आ जाता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा अभी, ब्रिटेन और फ्रांस, परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हैं। यानी इनके पास 550 से अधिक परमाणु हथियार हैं। इतने परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, तो यूरोपीय संघ भी इतना शक्तिशाली हो गया। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में भी दूसरा स्थान इसका आता है। पहला नासा का आता है अमेरिका का, दूसरे में यूरोपीय संघ ही, पहला नासा का आता है और दूसरा यूरोपीय संघ का आता है। तो कितना पावरफुल है, 3 में हमने पढ़ लिया।
पहला आर्थिक क्षेत्र में पढ़ लिया, फिर राजनीतिक क्षेत्र में पढ़ लिया इसका प्रभाव, और फिर हमने सैन्य क्षेत्र में भी पढ़ लिया। तो तीनों में तो पावरफुल है। फिर भी थोड़ी सी कमियां इसकी हमें नजर में आती हैं, जिसके फायदे हैं या जो जो पावरफुल है तो उसकी थोड़ी वीकनेसेस भी होती हैं। अब कमियां क्या हैं इसकी? सभी देशों के मतों में भिन्नता। अब जहां 28 या 27 देश जो हैं वो मिलकर रह रहे हैं, तो उनमें आपस में विचारों में भिन्नता तो होगी, तो मतों में भिन्नता रहती है। अलग अलग रक्षा व विदेश नीति होती है, सब देशों की अपनी अलग रक्षा नीति भी है, विदेश नीति है, तो इनमें टकराव की स्थिति बनी रहती है। मुद्रा यूरो को अपनाने में मतभेद, जैसे बताया कि ब्रिटेन ने नहीं अपना रखी थी इसकी यूरो, तो और भी कई ऐसे देश थे जिन्होंने यूरो को नहीं अपनाया था। और वो वाला भी वीजा समाप्ति वाला भी लिख सकते हैं हम, कि कईयों ने कहा था कि नहीं हमारे देश में आने के लिए तो वीजा चाहिए। फिर वो बात यही आ जाती है कि सबकी अपनी विदेश नीति भी है, रक्षा नीति भी है, और यूरो को भी नहीं अपना रहे हैं। नए देशों को शामिल करने पर मतभेद बना रहता है कि इसको शामिल किया जाए या ना किया जाए। ब्रेक्जिट का मतलब वो मैंने आपको समझा दिया है कि ब्रिटेन 2016 में इसने जनमत संग्रह कराया था, उसके बाद ये फरवरी 2020 में एग्जिट भी हो गया, निकल गया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अब आपके मैं कुछ भी पूछूंगी ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे काफी सारे। और आपको ये असाइनमेंट दे रही हूँ कुछ क्वेश्चंस जो इसी में से आपके बनते हैं। आप सब ये जरूर करेंगे कॉपी में, और मुझे उसकी पीडीएफ बनाकर सेंड करेंगे या पिक सेंड करेंगे। यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया रेखांकित कीजिए। अब गठन प्रक्रिया आपको पता चल गया, पूरा उसमें स्टेप वाइज आ जाएगा कि कौन से साल में क्या हुआ, कौन से साल में क्या हुआ, पूरा उसका गठन कैसे हुआ, यूरोपीय संघ का कैसे बना, मार्शल योजना से लेकर maastricht संधि तक, और उसके बाद जो मैंने 2-3 स्टेप और बताए हैं वो भी। फिर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नाम बताइए। जितने सदस्य देश बीच में आए थे 27 मैंने आपको बताया, 28वां ब्रिटेन तो अभी निकल गया है, तो वो नाम आप लिखेंगे। यूरोपीय संघ के झंडे में दर्शाए गए सोने के रंग के 12 सितारों के घेरे का क्या महत्व है, ये भी आपको पता चल गया होगा, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है। यूरोपीय संघ की ऐसी विशेषताएं लिखिए जो इसे एक प्रभावशाली संगठन बनाती हैं। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। यूरोपीय संघ की ऐसी विशेषताएं लिखनी है आपने जो इसे एक प्रभावशाली संगठन बनाती हैं। जैसे अभी हमने ये किया कि ऐसी इसकी कौन कौन सी मेन बातें हैं या अच्छी बातें हैं जिससे ये सत्ता का एक केंद्र बन सकता है। सेम वही आंसर इसके अंदर आ जाएगा। वो इसकी विशेषताएं हैं, आर्थिक विशेषताएं ले लो, राजनीतिक विशेषताएं ले लो, और आप सैन्य वाली विशेषताएं ले लो, वो सारी मिलकर इसको एक प्रभावशाली संगठन बनाती हैं। अब आंसर को कैसे लिखना है वो आप देखोगे।